तो लोग गिर गाय पालना पसंद क्यों करते हैं? तो उसको पहचान अलग अलग नाम से देते हैं, जैसे गिर, कांकरे, साहिवाल। होता है। उसके सींग बड़े नाजुक होते से नीचे की तरह से झुके हुए उजन विधि मतलब आता है। हम बोल सके कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गाय का महत्व है। मैं हूं विनोद गज्जर और आप देख रहे हैं एग्रीटेक एक्सपर्ट। एग्रीटेक एक्सपर्ट में हम आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे। आज का विषय है गिर गाय। दोस्तों, गुजरात में प्रसिद्ध, गुजरात नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध गिर गाय के बारे में आज बातचीत करेंगे और गिर गाय के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे साथ में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको गिर गाय के बारे में डिटेल से डिटेल जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है गिर गाय की पूरी जानकारी। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको हम नई जानकारी देने की पूरी गारंटी देते हैं कि आपको हर बार कुछ ना कुछ नई जानकारी हम देते रहेंगे। एग्रीटेक एक्सपर्ट में गिर गाय के बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ आए हैं श्री माधव प्रकाश स्वामी जी, जो कि पेथापुर श्री स्वामीनारायण गौशाला के संचालक हैं। इनका बड़ा मंडल है यहाँ पे और यहाँ पे उनकी एक बड़ी सी गौशाला है। वहाँ पे करीब 100 के ऊपर गाय रखते हैं। प्योर गिर गाय ये यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वामी जी का परिचय ले लेते हैं और फिर बाद में गिर गाय के ऊपर पूरी जानकारी, जो स्वामी जी के पास अनुभव है, करीब 14 से 15 साल का अनुभव श्री स्वामी जी के पास है, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी स्वामी जी से लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं स्वामी जी का परिचय। स्वामी जी, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो आप यहाँ पे आप कितने साल से इस गौशाला में जो चीज़ें हैं, गायों की जो देखभाल है, वो कितने साल से कर रहे हैं और हमारी जो गौशाला है वो कितने साल पुरानी है? करीबन 83 में, यानी कि 40 साल पुराना ये गौशाला की स्थापना की हुई है। जैसे गांधीनगर की स्थापना थी उसी टाइम से ही गौशाला की स्थापना हुई थी, लेकिन पेथापुर में 40 साल हुआ। और हमारे पास 50 साल पुराना गांधीनगर के अंदर ब्रीड है, जो गाय के प्योर शुद्ध संवर्धन किया जाता है और प्योर गाय भी है हमारे पास। और मेरा अनुभव देखो तो मैं 14 साल से गौशाला का मैनेजमेंट कर रहा हूँ। पहले हमारे बड़े स्वामी जी कर रहे, बाद में हमारे पास मैनेजमेंट का। आज की तारीख में हमारे पास कितनी गिर गाय है? आज की तारीख में हमारे पास 115 छोटी बड़ी होके छोटी सब बड़ी की मिलके है। 115 गिर गाय होती है, जी गिर गाय है अपने जी। पास। सबसे पहले गिर गाय के बारे में अगर पूछा जाए तो सब लोगों को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये गिर गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये गिर गाय क्यों गिर गाय कही जाती है? गिर गाय की ऐसे उत्पत्ति तो समुद्र मंथन से ही हुई है, यानी कि गाय की उत्पत्ति। गाय की उत्पत्ति उसके बाद प्रांत वाइज, अलग अलग विस्तार वाइज उसको पहचानी जाती है। गुजरात में हुई तो गिर, कांकरेज, डांगी, 3 प्रकार की गुजरात में गाय दिखती है। और बाकी देखो राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब ब्रीड इंडिजिनस ब्रीड है, क्योंकि उसकी वातावरण, उसकी रहन सहन, उनका व्यवस्था और काफ़ी सालों से ये तो चली आ रही ब्रीड है। वो आजकल हमने कोई डेवलप की ब्रीड तो है नहीं, लेकिन उसी टाइम से जो प्योरिटी में लोग काम करते थे उसको पहचान अलग अलग नाम से देते हैं, जैसे गिर, कांकरे, साहिवाल, थारपारकर, राठी, ओंगोल, बहुत सारी प्रकार के हैं तो ऐसे। जो एरिया में जो गाय ज्यादा पाई जाती है या जहाँ पे उसका संवर्धन ज्यादा हो रहा है, उसके नाम से उस गाय को पहचाना जाता है। जी तो बिल्कुल। दोस्तों, इसी तरह से सौराष्ट्र के कुछ एरियाज हैं। अगर पूरा सौराष्ट्र बोला जाए तो भी कोई उसमें गलत नहीं होगा, बट जैसे भावनगर, राजकोट, ये साइड में जो गिर गिर जो है, तो गिर के एरिया में, गिर के जंगलों में ये गाय जो पाई जाती है और वहाँ पे उसका वसवाट है, इसलिए इस नाम का, इस गाय का नाम जो है गिर गाय रखा गया है। गिर गाय बोले या दूसरी गाय बोले, तो हर एक गाय का हमारे धर्म में भी बहुत महत्व है। तो स्वामी जी, एक आध 2 मिनट में बात करें तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में गाय को किस तरह से पवित्र माना गया है और किस तरह से उसकी महिमा गाई गई है? गाय की देखिए तो वेद पुराणों में उसकी उद्भव स्थान मिला जाता है। उसके बाद पितृ तर्पण, शुभ काम के लिए दान देना, अशुभ काम कुछ हुआ तो उससे उसकी मुक्ति पाना, मृत्यु की मुक्ति पाना, बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं और हमारे धार्मिक रीति रिवाज है, उसमें ये गाय का महत्व समझाया जाता है। वेदों पुराणों में सभी समझाया गया है। अभी जो कोई कुछ अच्छा काम होता है तो गौदान करते हैं,
जैसे हमारे शादी ब्याह होती है उसमें भी गौदान आता है। गौदान आता है। उसके बाद जब पितृ तर्पण होता है, कोई देहांत होता है, उसके अंदर भी गैया का कोई ना कोई पूजन विधि मतलब आता है। हम बोल सके कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गाय जिज्ञा का फूल से। महत्व है, या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी गाय को एक निमित्त रूप माना गया है। ऐसे बोला जाता है कि वैतरणी पार करने के लिए अगर गाय की पूंछ को पकड़ लिया तो आप उसको पार कर सकते हैं। ऐसा भी हमने कई बार सुना हुआ है। ऐसा भी है। और देखिए तो इस धरती पर देखिए तो 3 माँ है। एक धरती माता, अपनी जननी माता जिसके जन्म कोख देने के वाला जन्म माता, देने का, और गौ माता। गौ इन माता। इन तीनों से माता का दर्जा मिला है, और ये तीनों हमारा लालन पालन करने के लिए बनी हुई है। इसीलिए हमें माता का दर्जा है, और उससे हमारा जीवन निर्वाह और मोक्ष निर्वाह जन्म से लेके मोक्ष तक का मोक्ष पूरा तक, जो भगवान साइकिल की है। यात्रा तक, भगवान का चरण तक जाने के लिए ये रास्ता जरूरी है। माता, बिल्कुल गौ बिल्कुल। माता और धरती माता। तो दोस्तों धार्मिक महत्व भी हमने सुन लिया। अब बात करते हैं उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, उसकी कुछ पहचान के बारे में। तो गीर गाय की पहचान क्या होती है, उसको किस तरह से पहचाना जाए कि ये ओरिजिनल गीर है या ये प्योर ब्रीड है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वामी जी, कोई गीर गाय है, उसको हम पहचाने कैसे कि ये ओरिजिनल गीर की ब्रीड है? उसकी क्या मोटी मोटी पहचान क्या रहेगी उसकी? गिर की मेन पहचान तो पहले उसका कलर होता है। हाँ। जैसे मेन कलर क्या होता है, तो 5 से 6 प्रकार के कलर होते हैं। सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, काबरा भी होता है, लीलुड़ा भी होता है, स्वर्ण कपिला भी होता है। ऐसे 6 प्रकार है। इससे भी थोड़ा मिक्स कलर में भी होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट कलर में। पहले कलर होता है, कलर होता है। उसके सींग बड़े नाजुक होते हैं, से नीचे की तरह से झुके हुए, उसका सर गोल होता है, आंखें होती है, उसके कान की जो देखने की जो देखा हमारे जो नज़र में आती है वो बड़े कान होते हैं। उसके कान नीचे की तरह अपने मुंह जितने बड़े होते हैं। हाँ, टच हुए होते हैं। उसका बॉडी एकदम रूपीला, कदिला और स्मार्ट और शांत स्वभाव। गिर में एक शांत स्वभाव का एक विशेषतः विशेष महत्व है। हाँ, महत्व उसका है। गुण पालने है। में, रखने में, रख रखावट करने में बहुत आनंद आता है और मजा आता है। तो गीर के गाय की जो लक्षण की बात करें तो स्वामी जी ने से बताया कि सबसे पहले तो उसके जो कान होते हैं वो बिल्कुल नीचे झुके हुए, और उसका जो मुंह है उसके वहां पे नीचे जाके टच किए हुए होते हैं। उसके सींग होते हैं वो ऐसे ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की ओर से बाहर निकलते हैं, और उसका जो ये हेड होता है, फोरहेड होता है, वो एकदम गोल होता है, और उसका हम भी बड़ा अच्छी तरह से हम्प भी बड़ा होता है उसका, और पीछे की साइड में से हाँ, थोड़ा ऊंचा थोड़ा होता है, अप होता है, थोड़ा हाँ, अप होता हाँ। है। गाय जो होती है पीछे आगे की से साइड में थोड़ा डाउन दिखता है, आगे से थोड़ा डाउन थोड़ा दिखता है। डाउन। तो ये हो गई गिर गाय की विशेषता है। साथ में स्वामी जी उसकी जो गले की जो गद्दी बोलते हैं हम, वो भी मेरे ख्याल से गिर गाय में बहुत ही एकदम नरम, लचीली और बड़ी होती है। जो प्योर ब्रीड है, हाँ। गिर, कांकरेज, साहिवाल, थारपार, कोई भी हमारी इंडिजियस ब्रीड है उसमें सब में है। सब में ऐसा होता है। गिर में विशेषता इसलिए दिखाई देती है कि उसका रूप आगे से कुछ अलग है। कांकरेज गाय का थोड़ा मुंह खड़ा रख के ऊपर रखती है, इसलिए थोड़ी गद्दी कम दिखती है, लेकिन सब में ऐसी है। हाँ, सब में गद्दी का तो स्थान मिलता ही है। तो ये हुई बात उसके लक्षण के बारे में, उसका परिचय के बारे में। अब आजकल गिर गाय का क्रेज भी है या महत्व भी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो लोग गिर गाय पालना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है पूरे भारत में आजकल गिर गाय की बोलबाला है। गिर गाय के दूध को पीने के लिए काफ़ी लोग खर्चा करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो गिर गाय की विशेषता क्या है? गिर गाय की, या तो लोग उसे पालना क्यों पसंद करते हैं? 2, 3, 4 अलग अलग प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि एक तो प्योर गिर मिल रही है अच्छी तरह से, सब जगह है, ज़्यादातर क्वांटिटी में है, पूरा उसका स्वभाव इतना शांत है, राख रखावट इतना विटम्बना वाला नहीं है, उतनी सरल है, मुश्किल है, दूध में क्वांटिटी है, क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। कोई गिर गाय का दूध, जैसे बफेलो में भैंस का दूध ज़्यादा लोग पसंद करके उसको गिर का दूध जल्दी सेट हो जाता है, क्योंकि कांकरेज गाय का थोड़ा पतला दूध रहता है। गिर गाय का देखिए तो 5.5, 4, 5 प्लस फैट होता है, जिससे क्या होता है अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी होता है, दूध के जो साइड प्रोडक्ट है जैसे घी, मक्खन है, मक्खन, वो भी अच्छा कोई होता है मट्ठा उसमें। जमाने में, दही जमाने में,
अलग अलग पनीर बनाने में, हाँ। अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनाने में, क्वांटिटी, क्वालिटी और टेस्ट, दोनों सब चीजें मिल जाती है सब उसमें, चीज मिल जाती है। और गाय पालने में सरलता रहती सरलता है रहती है। बहुत, इसीलिए ये इसको पालने में ज्यादा लोग इंटरेस्ट साथ में हैं। एक गोबर और गौमूत्र की बात की जाए तो गीर गाय का गौमूत्र और गोबर भी काफी जगह पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका ज्यादा यूज होता है। गौमूत्र का यूज कभी कभी हमारे कुछ मेडिसिनल यूज भी गौमूत्र के होते हैं। जी, क्या होता है कि गौमूत्र इसका कलेक्शन करने में और जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि कांकरेज गाय दूसरी गाय है तो पहाड़ों वाली है, चरने वाली है, तो उसका कलेक्शन कैसे कलेक्शन किया जाए। मुश्किल है तो उसका। ये घूमती भी है, लेकिन इसको खड़ा रख के भी जो डेयरी फार्मिंग करे वो कर तो सकते उसमें हैं। सरलता से ये इसका प्राप्त होता है, तो प्राप्त होने के बाद उसका यूज भी जल्दी अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए बाकी सभी गैया का गौमूत्र गोबर का तो महत्व सब सेम काम टू में सेम आता ही ही है। है। वो कोई इतना ज्यादा नहीं है कि जो हमें एक को ज्यादा विशेषता दे और एक हाँ, की ना विशेषता, सबकी विशेषता सबकी विशेषता सरल बिल्कुल ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा जाए तो स्वामी जी ने जिस प्रकार से बताया कि गीर गाय लोग क्यों पालना पसंद करते हैं, मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटा अगर गिन रहा है तो इसकी जो दूध की गुणवत्ता है और दूध की जो क्वांटिटी है वो अच्छी है। उससे जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं उसकी क्वालिटी, उसके टेस्ट भी अच्छे होते हैं। साथ में एक चीज है इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति, मतलब सब जगह पे सेट हो जाने वाली है। इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है, कंपेयर टू बाहर की जो गाय आती है और ज्यादा दूध देती है उसके मुकाबले अच्छी होती है। ये हर जगह पे सेट हो जाती है गाय। गौमूत्र और गोबर का यूज तो जानते ही आप सभी, गाय का गोबर और गौमूत्र यूज होता है। और सबसे बड़ी इसकी बात है कि इसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ये गाय बहुत एग्रेसिव नहीं होती है, बहुत मतलब लविंग होती है, प्रेमाल होती है। तो ये सभी जो है वो गीर गाय की विशेषताएं हैं। तो अब बात आती है कि गाय में कुछ प्रकार होते हैं। जैसे अगर बात करें तो गाय में सुवर्ण कपिला जो आती है, तो सुवर्ण कपिला गाय क्या होती है, उसका महत्व क्या है और कैसे पहचानी जाती है? स्वर्ण कपिला का गाय देखिए तो पूरा उसके अंदर कहीं ब्लैक कलर नहीं है। ओके। जैसे उसके सींग है तो मार्बल कलर के रहते हैं, और उसका मुंह का जो आगे का हिस्सा जो ब्लैक होता है, सभी गैया को, सभी प्राणी को काला हिस्सा वो जो नाक का है वो भी स्वर्ण होता है। उसकी जो आँख की भ्रमर होती है। बाल होते हैं हम्म। वो भी, आँख के अंदर की सींग और पैर, पूंछ के बाल, जितने भी कलर है वो सब गोल्डन, लाल यानी लाल, गोल्डन, एकदम स्वर्ण कपिला, उसको स्वर्ण स्वर्ण कपिला कपिला कहते हैं। के और उसका स्वर्ण महत्व क्या है? महत्व क्या होता है कि एक भगवान शिव जी को, भगवान कृष्ण को भगवान राम को। प्रसाद में ज्यादातर इनको पिलाया जाता है, और उसका प्रसाद छोटे बच्चे में जो अभी से पिलाया जाए तो उसके अंदर स्वर्ण का अंश, यानी कि हम लोग में ज्यादातर स्वर्ण का अंश कम है, इसलिए हमारी बुद्धि शक्ति, हमारी आभा, हमारा जो इम्प्रेशन, अपनी जो पर्सनालिटी। अपनी दिमागी जो तेजपन होता है, वो जो स्वर्ण कपिला का दूध बालपन से पिया जाए तो उसका बहुत सारा वैज्ञानिक तरीके से भी और साइंटिफिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरह से उसका प्रभाव बहुत अच्छा है। बहुत होता है। मतलब स्वर्ण कपिला, अगर स्वर्ण कपिला गाय जो है उसका दूध पिया जाए तो वो हेल्थ के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन मेंटली भी, मतलब आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरह से करती है। तो और सुवर्ण कपिला का इस तरह से इसमें महत्व बताया गया है। मंद बुद्धि का बालक होता है, थोड़ी बुद्धि तीव्र, ज्यादा तीव्र होती है, कम होती है, उसको लिए भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब वो मेंटल आपका जो दिमागी शक्ति है उसको खोलता है और उसको बहुत बढ़ाता है। सुवर्ण कपिला गाय का जो दूध होता है वो नॉर्मली, अगर गीर गाय की बात करें स्वामी जी, तो एक गीर गाय एवरेज कितना दूध देती है, और ज्यादा दूध उत्पादन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहले तो ब्रीडिंग है, अच्छी नस्ल सुधारी गई है तो उसमें मिल्क मिलता है। जैसे अच्छा सांड से संवर्धन करवाया, और हमारी गैया का कैपेसिटी क्या है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, कोई दूध पहले से उसकी माता, फादर मदर की माता, उसका दूध लेवल डाउन होता है तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम आएगी। लेकिन अभी संवर्धन का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत लोगों ने अच्छी तरह से किया है, इसीलिए हमारा मानना है कि ये लैक्टेशन यानी कि एक बियाण से जो 30 डेट का 300 दिन का जो 300 दिन दूध होता है वो 4,500 लीटर होना चाहिए। करीब, हाँ। एक साल का एक साल का एक बच्चा और 4,500 लीटर दूध। दूध
उससे इकोनॉमी वाइज गौ संवर्धन का जो अच्छा मॉडल बोले ब्रीड जाए। कहना, हाँ मॉडल कहना चाहिए, वो हो सकता है। और ये करने के लिए उसकी पहले से देखभाल रखनी पड़ती है। किस तरह उसका से? हाँ, जैसे बच्चा जन्म हुआ तो उसको दूध अच्छी तरह से पिला के, उसको 1.5-2 महीना तो अच्छी तरह से दूध पिला के उसका पूरा ग्रोथ करना चाहिए। उसके बाद फीडिंग के ऊपर जाता है, घास चारा के ऊपर जाता है। उसके टाइम उसको कीट ना हो, उसकी कृमि ना हो, उसके लिए प्रकार की जो आयुर्वेदिक दवाई दवा आती होती है। है तो उसका ध्यान रखा जाता है, जैसे उसका पूरा ग्रोथ हो अच्छी तरह से। जो कोई बच्चे का ग्रोथ होगा तो वो मिल्क प्रोडक्शन में उस और बच्चे का मिल्क हाँ प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। और उसको गलसुंडा, खरवामोसा जो वैक्सीन है एफएमडी, वो वैक्सीन टाइम टाइम पे देना। करवानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाहर से इन्फेक्शन आ जाता है तो उसका ध्यान रखा है। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन में कोई पशु या इंसान होता है, एक बार डाउन हो गया तो उसका जो पहले जो ग्रोथ रेट है वो उसमें कम हो डाउन जाता रहता है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंटिन्यूटी अच्छी बनी रहे। बाद में होता है उसका फीडिंग, उसको कॉन्सेंट्रेट फीड क्या क्या खिलाया जाता है, तो गेहूं है, बाजरी है, ज्वार है, अड़द, मक्का। तुअर, मक्का, ऐसे उसकी छाल, ऐसे ऐसे करके उसका फीड बनाया जाए। कॉटन सीड, थोड़ा बहुत सरसों का तेल, ये मूंगफली मूंगफली का का भूसा, तेल, हाँ। भूसा, ऐसे ये कॉन्सेंट्रेट फीड, पहले कॉन्सेंट्रेट उसको जो खिलाया जाता है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसका जो गाय बाहर चरती नहीं है, कोई ज़्यादातर ऐसा न्यूट्रिशन जो कम मिलता है तो इसमें से मिल उसमें जाएगा। से मिल जाता है। दूसरा चीज़ है घास चारा। तो घास चारा हमारा टाइम अनुसार, जैसे ठंडी सीजन का के मौसम, अनुसार। हाँ सीजन के अनुसार, जैसे सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है तो उसमें गर्म चारा, जैसे गाजर, बीट, रिच का। रजका, हाँ। लूसन, ऐसी सारी वेराइटी, मक्का है, बहुत सारी वेराइटी है। तो वो गर्मी के ठंडी के समय में ठंडी के दिनों में। और बारिश के समय में थोड़ा सूखा भी चाहिए, लीला भी चाहिए, और धूप के समय में तो ज़्यादातर लीला मिलना लीला चाहिए। मिल चाहिए। तो ऐसे करके जो उसका घास चारा का जो प्लानिंग मैनेजमेंट है। अच्छी तरह से किया जाए, उसको उगाया जाए अपने रेगुलर रूटीन में और उसको खिलाया जाए, तो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, संवर्धन भी अच्छा होगा, उसका जो प्रजनन शेड्यूल, उसकी जो, हाँ हाँ, प्रजनन साइकिल, शेड्यूल वो भी मेंटेन वो होती भी रहेगी। मेंटेन होगी। जो प्रजनन शेड्यूल मेंटेन नहीं होगी तो भी हमें घाटा हो सकता घाटा है। हो सकता है, हाँ। तो क्योंकि इसीलिए जब बच्चा नया हाँ नहीं हाँ आएगा तो उसका हाँ, आगे उसका क्योंकि आगे दूध बंद हो दूध जाएगा बंद हो तो वो जाएगा। ड्राई पीरियड लंबा हो जाएगा तो भी हमें घाटा हो सकता है। तो वो भी ना हो, हम्म। टाइम सर उसका आर्टिफिशियल करो तो आर्टिफिशियल, नेचुरल हो तो नेचुरल, नेचुरल जो भी हमारे पास फैसिलिटी है क्रॉसिंग तो कराना चाहिए। उससे कंसीव करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा शेड्यूल कंटिन्यू बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है। ये हमारा मेन टारगेट रहना चाहिए गौ संवर्धन के अंदर। तो एक तो उसका पौष्टिक खुराक होना चाहिए जी और उसकी देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसका ब्रीडिंग अच्छा होना है। जैसे कोई गाय है, अगर उसको गाभिन करते हैं तो उसी सेम ब्रीड का जी अच्छा सा कोई बुल होता है, उससे उसको क्रॉस कराना चाहिए, या एआई भी कराते हैं तो अच्छे बुल का सीमेंट जो है सीमेंट, उससे उसको एआई कराना चाहिए, ताकि जो नए आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छी हेल्दी पीढ़ी और अच्छा दूध देने वाली, ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देने वाली पीढ़ी एक तैयार हो। ज़्यादातर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं तो उसका दूध हमेशा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम और बढ़ेगा कैसे? जैसे अच्छी जो औलाद है उन औलाद का अगर इंसेमिनेशन कराएंगे, उससे क्रॉस कराएंगे तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का बुल भी चाहिए, बुल अच्छी क्वालिटी का, सिलेक्शन, सीमन सिलेक्शन। हाँ, सीमेन सिलेक्शन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। जी। करीब गाय के वजन के हिसाब से चारा कितना खिलाना चाहिए? अलग अलग सिस्टम रहती है। ठंडी के मौसम में कुछ अलग वजन ज़्यादा, सूखा होता तो उसका वजन कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है वॉल्यूम उसका। ज़्यादा होता है। ऐसे देखे तो 15 से 20, 30, 35, 40 तक चला जाता है, क्योंकि छोटी कोई गैया खाने में कम होती है, साइज में थोड़ी कम होती है तो कम खाती है, जैसे आदमी का, इंसान का जैसे रूटीन होता है वैसे। लेकिन 35, 30, 40 किलो तक हरा चारा होगा तो पूरी अपना बॉडी मेंटेन कर पाएगी, हाँ, दूध अच्छा दूध प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगी, गर्भ के अंदर जो बच्चा जन रहा है उसका पोषण भी अच्छी उसका भी तरह अच्छी तरह से पोषण होगा। तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो अच्छी तरह से बनी रहती है। चारा और जो फीड है, हम्म, तो ऐसा है कि चारा उसको जीवन निर्वाह के लिए और फीड जो है वो अच्छे दूध के लिए होता है। ऐसा कितने, मतलब किस तरह से कहा जाएगा कि भाई फीड से अच्छा दूध होता है?
फीड होता है इसीलिए क्योंकि हमारे पास अभी चरने का समय नहीं है। ये जब पहले चरने का समय था तो बहुत प्रकार की घास हुआ करती थी। अभी जब हम गमान में उसकी गौशाला जगह पे, में गौशाला में हम गौशाला रखते हैं। फीडिंग करते हैं तो हमारे पास फिक्स है। अभी नेपियर देखो, रजका देखो, लूशन देखो, जुआर देखो, मक्का देखो, उससे ज़्यादा नहीं। कठोर वर्ग वाला कोई चीज़ हम नहीं खिलाते, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट फीड जरूरी है। ओके, और मतलब उसको पूरा concentrate न्यूट्रिशन मिल इसी- जाए हाँ, उसके लिए। कॉन्सेंट्रेट फीड इसलिए क्योंकि हमें भी जो मिल्क चाहिए हम्म, वो भी हमारे लिए भी इतना इतना पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक होना चाहिए। तो गाय के खाने में ही इतना अच्छी पौष्टिक आइटम जाएगी तो वो डेफिनेटली दूध में आएगी। इतना क्वालिटी वाला आएगा तो हमें भी ये फायदा होने वाला है। इसीलिए उनका तो फायदा है ही है, साथ साथ में हमारा भी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो गाय गिर गाय का दूध है वो मार्केट में क्या रेट से बिक रहा है? एवरेज की बात करें तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा में? देखिए, दूध का ओरिजिनल वैल्यू हम देखें ना तो 1 लीटर का 2000 रुपया है। ओके, मिल्क का ओरिजिनल वैल्यू, उसकी अंदर जितने जितने न्यूट्रिशन है, जितने विटामिन है, मिनरल्स है, उसकी मात्रा में 1 लीटर का इतना विटामिन है, इतना, तो इसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में लेने जाते हैं उसी विटामिन को तो 2000 के से करीब ज्यादा होगा, होगा। सब कंपाइल हाँ, करके। अभी लोग 100 रुपये से कम कोई नहीं दे रहा है क्योंकि इसीलिए क्योंकि गाय पालना है ना तो उसको खुशी खुशी पालना खुशी है। खुशी तो खुशी पालना। खुशी इसलिए पालता है। कोई भी बिजनेस करेगा उसमें मुनाफा होना चाहिए। ये बिजनेस भी है और आध्यात्म भी है और एक लगाव भी है और सेवा भी है और ये दूध पिलाने से का आनंद भी कुछ और है। और इसीलिए थोड़ा पैसा मिलेगा क्योंकि आप लोग दूसरी जगह पे खर्चा करो, इससे 10 रुपया दान दूध में प्लस करके दोगे तो ये दान भी होगा। जो प्रोफेशनल गौशाला है मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा रेट लेते हैं मार्केट में है। अभी मैंने देखा 250 तक जाता है। 250 तक हाँ, जाता है। 250 तक लेते हैं और लेने कांच वाले की लोग बोतल भी है, में, कांच की बोतल में फैसिलिटी है। बंद कर फैसिलिटी, हाँ, facility उनके घर तक भी पहुंचाते तो डेफिनेटली हाँ, दोस्तों definitely। रेट 100 से लेके 250 तक है। अब जैसी सर्विस मिल रही है, जिस तरह से वो आपको कैटर करते हैं, जिस तरह की शुद्धता वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके हिसाब से वो रेट लेते हैं। और आजकल जो लोग इनके शौकीन है वो काफी ये आराम से उसका और पेमेंट भी करते हैं और उसको खरीदते भी अध्यात्म है। के साथ भी जुड़े होते हैं और उसको भी ऐसा लगने लगता है कि चलो हम ऐसे इधर उधर खर्चा करें तो गाय के मुंह में ही जा रहा है, मुंह में जाता है। और आखिर गौ पालन बढ़ाना है तो क्या कोई हाँ, आवाज तालियां बजाने से पालने वाले को तो कुछ मिलना चाहिए। नहीं, बाहर बैठे बैठे उसका बखान करो और तालियां बजाओ, उससे कुछ बढ़ने उससे वाला पेट नहीं। भरने वाला नहीं उसको है। प्रोत्साहन की जरूरत है, बोलने की प्रोत्साहन की जरूरत नहीं। उसको ज्यादातर उसका आइटम परचेज करो और परचेज करो तो भी अच्छी पैसे से करो, उसका भी निचोड़ मत करो। जिससे क्या होगा गौपालन में हाँ, लोगों की रुचि बनी रहेगी और ये हमारा जो ट्रेडिशन है वो बना रहेगा। आज एक सिंपल सी बात करो, कोई भी चीज आप महंगी खरीदते हो, वो क्यों खरीदते हो? सर्विस ब्रांड है, ब्रांड है, वो चीज है, वो महंगी खरीद तो वो उससे भी महंगी बनाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको महंगी चीज है, इनको लेने वाले इतने लोग हैं तो हम ये महंगी चीज बनाएंगे तो ये भी लगवाएंगे। ऐसे भी ये आखिर में स्वामी जी, ये स्वास्थ्य का मामला है जी। जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है वो डेफिनेटली अच्छी चीज के लिए पैसा खर्चता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 100 रुपया गिनो या 250 रुपया गिनो, उनको वो क्वालिटी मिलती है, उसके लिए वो खर्चा करते हैं। है। आप देखिए तो ये मुनाफा ही है। आप दवाई जितनी खाते हो, हाँ, उससे तो इसका फायदा है। मैं सिंपल सा सबको उदाहरण देता हूँ। आप दूध खाना चालू करो, अगले महीने का हिसाब आप लगा लो कि मेडिकल में आपने कितना खर्चा किया अपने परिवार के लिए। घर में 3 से 4 लोग होते हैं, उसको मेडिकल का खर्चा कितना है, दवाई का खर्चा कितना है, वो गिन के रखो, उसका टोटल लगाओ। और बाहर का दूध खाते हो उसका टोटल लगाओ। अब गौशाला से चालू करो, उसका दूध का टोटल लगाओ और मेडिकल का खर्चा का टोटल लगाओ, ये सेट हो जाएगा। तो मतलब जो आप चीज अच्छी खा रहे हैं उसका आपको डेफिनेटली जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो अच्छी चीज खा रहे हैं उसका आपको फायदा डेफिनेटली होता ही है। एक चीज कि आपको दवाई खाने से, दूध खाने से दवाई होता है तो दवाई क्यों खाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी ने। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जो गाय का बाड़ा बोलते हैं, वहाँ पे गायों को रखा जाता है। तो गाय के बाड़े में क्या क्या फैसिलिटी है वो हम स्वामी जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से गाय के बाड़े का डिज़ाइन होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं और गाय को बाड़े में रखने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो स्वामी जी, हम देख रहे हैं आपका जो गाय का बाड़ा है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था है, शेड है, नीचे आपने दलिया अच्छा रखा है।
तो क्या कारण है ये सब फैसिलिटी खड़ा करने का, और उससे गाय के स्वास्थ्य पे या उसके दूध के प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ता है? एक देखिए तो साफ सफाई, हाइजीनिंग, हम्म। उससे क्या होगा कि आपकी जो बहुत प्रकार के रोग होते हैं वो रोग बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। और साफ सफाई से गाय की सुंदरता रहेगी, खाने में कितना वॉल्यूम खा रहा है वो भी आपके पता चलेगा, क्योंकि सेपरेशन होगा। हमारे यहाँ क्या विभाग है, एक दूध वाली गैया, दूध पीने वाले बच्चे की अलग जगह, बछड़ियों की अलग जगह, जो दूध छोड़ दिया उसकी अलग जगह, 1 से 1.5 जो साल बीमार है उसका नहीं, अलग। बीमार क्या तो कुछ बात ही नहीं। उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उसके हिसाब से अलग अलग रखेंगे, तो जिसके ऊपर हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन रहता फोकस है। रहेगा। जैसे दूध वाली गैया है तो उसके ऊपर क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका फीडिंग का क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो पता चलेगा। हमारी नानी छोटी बछड़िया है जो दूध पीने वाली, उसके ऊपर क्या ध्यान रखना चाहिए तो उसको पता चलेगा। उसके दूध छोड़ने के बाद वो 1.5 साल 2 साल की होती है, तो उसके ऊपर क्या ग्रोथ है, उसका कितना परफेक्ट ग्रोथ है, उसके लिए तो उसका अलग बाड़ा। उसका जैसे जैसे विभाग करेंगे तो उसका फीडिंग डालने में भी अच्छा रहेगा, वो क्या खाने में कुछ तकलीफ तो नहीं है। एक साथ 100 गैया को खिलाएंगे तो कौन गैया नहीं खाती तो हमें कितने, कैसे हाँ, पता कितना चलेगा? खाया कैसे वो पता नहीं चलेगा उसको। कौन किसने नहीं खाया, खाया तो सबने, हम्म। लेकिन किसने नहीं खाया, उसको कुछ बीमारी है, कुछ गले में खराबी है, कुछ गिर गई है, पड़ गए, कुछ हुआ है, हाँ। तो कैसे पता चले? जैसे ही उसके छोटे छोटे विभाग होगी, क्योंकि बड़ी गैया होगी तो छोटी गैया को खाने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, मारेगी। तो मारेगी, तो उसका ग्रुप हिसाब से रहेगी, तो वो सरलता से राख रखावट करने में बहुत मजा आता है। ये यहाँ पे जो है, तो मैंने देखा आपके पास 3-4 डिपार्टमेंट है, जी। तो गैया को यहाँ रखने का क्या कारण है? आप यहाँ पे कब यहाँ- रखते हैं यहाँ इस सुबह- खुले में? हाँ, यहाँ ये जो डिपार्टमेंट है ना वो बाखड़ गाय, हाँ, गाभिन गाय का है। गाभिन गाय का है। ये ओके। गाभिन हो गई है, दूध खत्म हो गया, जो ड्राई पीरियड में रहती है। हाँ हाँ। ड्राई पीरियड में 2 से 2.5 महीने तक रहती है, और नंदी रहता है, वो यहाँ पे है होता है। ओके। उसके बाद जो हमने आगे बाढ़ा है उसके अंदर आए देखते हो बछड़ियों का है। जो बछड़ी दूध छोड़ने के बाद 1 साल से 2.5 साल तक की, उसमें भी 1 साल तक की जो बछड़ियाँ होती है उसको अलग रखते हैं, और 2 साल होने के बाद 2.5 साल की होती है उसको भी अलग रखते हैं। ओके। क्योंकि दूध छूटने के बाद तुरंत उसको जब खिलाते हैं तो फीडिंग उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका ग्रोथ कम नहीं हो जाना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो, और वो टाइम पे हिट पे आ जाए, उसका रूमिंग, उसका बॉडी का जो बैलेंसिंग, हाँ, वो परफेक्ट हो जाए। इसीलिए उसका 4 से 5 डिपार्टमेंट, हमारे 6 डिपार्टमेंट होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट तो डिलीवरी डिपार्टमेंट है, तो हाँ, वहाँ पे जो गाभिन है और बच्चा जिसका आने वाला है शॉर्ट टाइम में, उसको आप वहाँ पे रखते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह से निगरानी की जाए। 15-20 दिन पहले उसको अलग तरह से रख देते। हाँ। और उसके बाद बच्चा देने के बाद भी 15-20 दिन उसको रखेंगे, तो उससे क्या होगा, तो हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन रहेगा, बच्चा को अच्छी तरह से मिल्किंग रहेगा, और उसका थन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठने उठने में, उसका मैली पड़ने में के समय कुछ तकलीफ नहीं है, और उसको पूरा कॉर्डन किया जाता है। हाँ, ताकि कोई, हाँ, ताकि मतलब कोई बाहर की जो पशु पक्षी है मतलब उससे कुछ नुकसान ना करे। ठीक है। यहाँ पे आपने एक रैंप बनाया हुआ है स्वामी जी, मेरे ख्याल से जब गाय या उसको ट्रांसफर करना होता है या क्या होता है, कुछ यहाँ से ले जाने लाने में दिक्कत होती है, तो बाहर मिट्टी के ढगले में क्यों उतारे और उसको लाने में दिक्कत हो जाती है, तो उसको क्या होता है, रैंप है एक गौशाला के अंदर, ज्यादातर नंदी आते हैं और जाते हैं। हाँ। तो नंदी आने जाने में अग्रेसिव होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, फट से नंदी को उतारने चढ़ाने में के लिए रैंप। दोस्तों यहाँ पे एक रैंप भी बना हुआ है, ये रैंप भी चाहिए, क्योंकि जब गाय या भैंस को हम गाय या बुल को ट्रांसफर करते हैं तो उसको व्हीकल में चढ़ाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा रैंप होगा तो आराम से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंदी यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। नंदी क्यों चेंज करना पड़ता है ये भी स्वामी जी से जानेंगे। तो स्वामी जी बात ही निकली है, तो आप ये भी बता दीजिए कि एक गौशाला में अगर 100 गाय है तो करीब कितने नंदी होने चाहिए, और वो नंदी को हमें कितने टाइम में चेंज करना चाहिए, ताकि इनब्रीडिंग का और जो कोई हम जो बोलते हैं इनब्रीडिंग, वो उसकी समस्या ना आए, और हमारे ब्रीडिंग जो है नई जन्मने वाली जो गाय है हमारे वहाँ जो बछड़ियाँ है वो अच्छी क्वालिटी की मिले, उसके लिए आप बताइए। ये जो बुल का शेड्यूल है ना, 1.5 से 2.5 साल का होता है। 2.5 साल तक रखेंगे बुल, तो जो 2.5 साल बच्चा वहाँ जो बुल रखा है
उसने जो बच्चा उसके उससे जो बच्ची उसकी बछड़ी बच्ची हुई हुई जो गाय के लैक्टेशन में, तो वो बछड़ी वापस वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो तैयार, जाती गाभिन है, होने के लिए गाभिन तैयार, तो उसका इन ब्रीडिंग ना हो, ना उसके हो, फादर के साथ ही उसका इन ब्रीडिंग क्रॉसिंग ना हो, वो हाँ। वो ध्यान रखने के लिए 2 साल 2.5 साल में उसको चेंज किया जाता है। 100 गैया होगी ना, तो हमारे पास छोटी बड़ी होके सब कुछ 100 होगी ना, तो हमारे पास 40 या 30 गैया ही दूध देने वाली होगी, हाँ, क्योंकि जितने दूध देने वाले होंगे उससे उतने छोटे बच्चे छोटे होंगे, बच्चे होते हैं। इतने छोटे वो साल के होंगे, उससे 20% 30% जैसे 50% नंदी होते, 50% बछड़ियाँ होती है, बच्चे होते हैं। दोनों मेल फीमेल होते हैं, तो उसको थोड़ा साइड आउट करेंगे तो हमारे पास बछड़ियाँ रहेगी। ऐसे ग्रांड टोटल 100 होगा तो उसमें एक नंदी चाहिए, एक नंदी चाहिए एक नंदी उसमें, चाहिए। तो ब्रीडिंग के लिए एकदम सेटिस्फेक्शन और टाइमिंग पे टाइमिंग पे अच्छा नहीं। आराम से वो ब्रीडिंग होगा। आप नंदी के अलावा एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जी जिसको हम बीजदान भी बोलते हैं, आप क्या वो उसका यूज करते हैं एआई का, और अगर करते हैं तो कौन से केस में करते हैं? कैसा करना है कि हमें कोई परफेक्ट रिजल्ट लेना है, हम्म, और हमारे पास नंदी की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नंदी थोड़ा साइलेंट हुआ है, यानी कि थोड़ा उसको साइड करना है, और सिलेक्शन वाली हमें कोई बछड़ियाँ लेनी बछड़ियाँ है, लेनी है, कोई सीमेंट अच्छा मिल रहा है, मिल रहा है, गवर्नमेंट में अच्छी अच्छी बुल्स की पेडिग्री वाले पेडिग्री बुल, वाले आए हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, और अभिषेक सीमेंट चल रहा है, सेपरेट सीमेंट। सेपरेटेड, तो उससे क्या होगा कि अभी नंदी की इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी नंदी आ रहे तो क्या करेंगे, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम सीमेंट यूज़ करेंगे, सेमिनेशन, और सेपरेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास 99% बछड़ी आएगी। बच जाएगी। तो ये करते हैं, करना ज़रूरी भी है, टेक्निक है, टेक्निक एक नई टेक्नोलॉजी है, हाँ, टेक्नोलॉजी है, ज़रूरत है। हाँ, जिससे पेडिग्री हाँ सुधरती है पेडिग्री और सुधरती है, ओवरऑल और जो है वो गौपालक को हमारे फायदा होता है हाँ उसमें। फायदा होने के लिए ये काम करते हैं, फायदा होने- और करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, दोनों तरफ से है। इसमें ना भी नहीं कह सकते और हाँ भी नहीं कह सकते, और हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते। मतलब उसके फायदे हैं तो हाँ, कहीं ना फायदे कहीं हैं, उसके हाँ। गैरफायदे भी है, लेकिन फायदे भी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं खुद भी गौ पालन करता हूँ। मेरे वहां पे एक दिक्कत है कि मैं जब एआई करवाता हूं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब जो कंसीवनेस जो कंसेप्शन रेशियो है वो थोड़ा कम रहता है जो नेचुरल क्रॉसिंग के मामले में। तो स्वामी जी मैंने ये नोट किया है कि मेरे वहाँ पे जो गौवा है उसको मैं एआई कराता हूँ तो उसमें मुझे कंसीवनेस रेशियो है वो बहुत कम मिलता है, जैसे 50% या 40% मिलता है। वैसे गर्मी में भी ये रेट कम हो जाता है, सर्दियों में ये रेट अच्छा होता है। अगर नेचुरल बुल से क्रॉस करवाएंगे तो उसका रेट मेरे ख्याल से ज्यादा रहता है। वो मैंने कहीं सुना, 100%। कुछ डॉक्टर से बात हुई तो उनका बोलना है कि जो नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं उससे करीब 80 से 85%, 80% आप कंसीव जो मिलता रेट ही है वो मिलता है। और जबकि आप एआई करवाएंगे और टाइम पे एआई नहीं हुआ तो वही होता है। आपको 40% भी रेट मिल सकता है, मतलब अगर 100 बार कराया है वहां पे 40 बार आपको सक्सेस मिलती है। साथ में ऐसा ही सेक्स सीमेंट की बात हुई आपकी, ऐसा ही तो है। सेक्स सीमेंट में भी यही है कि वो बोलते हैं कि 90% के करीब उसका जो फीमेल ही बछड़ी ही जन्म लेती है। वो तो 100% रिजल्ट मिल ही रहा तो है। उसमें भी कहीं ना कहीं 85% का रिजल्ट मिलता है। ऐसे मेरे फिलहाल में कुछ वेटरनरी डॉक्टर के साथ में बात हुई थी तो जानने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है कि अगर हमारे पास बुल है और बार बार बछड़े ही आ रहे हैं तो हमारा गौ जो वंश है वो कम होता जाता रहा है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसका सहारा लेना पड़ेगा ताकि हमें बछड़ी मिले और हम अपने गौपालन व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो अब बात निकली है तो एक बात ये भी बता दीजिए स्वामी की कि ज्यादातर गाय में एक जनरल कॉमन डिसीज जो होता है, रोग होता है, वो कौन सा देखने को मिलता है और उसको क्योर किस तरह से करवाते हैं आप? मेन रोग क्या होता नॉर्मल है? रोग आपको साल में 2-4 बार जो है आपके देखने एक को तो मिलता बुखार, है। बुखार, हाँ, जो बुखार आता है तो क्यों आता है, तो उसको खाने में कुछ चेंजिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि महीने महीने में नीम के पत्ते खिलाते हैं, तो ओके, उससे क्या उसका खाने का सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। दूसरा है कि ब्याहन के समय उसका आंचल के अंदर खून आना, खून आना, यानी कि थनेला, उसको हाँ थनेला, और दूसरा उसको बोलते हैं इंग्लिश का वर्ड है मस्टाइटिस, मस्काइटिस, हाँ मस्काइटिस होना। तो उससे क्या होगा, तो मस्काइटिस का होम्योपैथिक का बहुत अच्छा इलाज है। और दूसरा इलाज है कि हमें एक पुराना घरेलू इलाज है, जो नींबू, हम हाँ नींबू और धनिया और कपूर ये कपूर, खिलाते हैं। और गाय को बिहान के पहले ही हमने आंबा हल्दर, आंबा हरदर, हाँ मतलब 1 सफेद किलो, कलर की जो हल्दी सफेद आती है कली, हाँ वो आंबा हल्दर 1 किलो से 2 किलो पहले से ही खिला दी, तो ये आंचल का रोग
थनेला जो है हाँ, वो होता ही नहीं होगा, उससे पहले क्योरिटी मिल जाती है। उससे पहले। ऐसे ऐसी बहुत सारी इसकी बोलते हैं ना। गाँव में स्वामी जी ज्यादा अगर थनेला होता है तो उसमें उसके जो आंचल होते हैं, मतलब जो उसको बोल लो टीट्स बोलते हैं, हाँ। वो भी खराब हो जाती है, उसमें से रेड कलर या वाइट जो रेड सेल्स वो मिलते हैं। तो ये ना हो जाए इसके लिए नींबू के फूल का पानी भी उनको पिलाते हैं या नींबू का पानी पिलाते हैं। नींबू अच्छा है। नींबू अच्छा है। तो ये इसके अलावा और कौन से रोग होते हैं ज्यादातर, मतलब ज्यादातर दूसरा खड़वा मुआसा गड़ुरसुंडा, हाँ ये है, इसकी वैक्सीन आ गई है। और हमारी गाय बाहर जाती नहीं, कोई कचड़े में कूड़े में नहीं फरती, इसलिए ये रोग आने की और बाकी रोग नहीं आते हैं। नहीं है, बस वही है। तो ओवरऑल अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो साफ सफाई रखेंगे तो रोग आने की कोई दिक्कत है नहीं। हमारे वहाँ थनेलाई का थोड़ा बहुत इश्यू रहता है, वो भी अब कम हो गया है, क्योंकि हमने उसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान रखा है। क्योंकि पहले जो गैया थी उसका आंचल बहुत बड़े बड़े हाँ। अब हमने उसके ऊपर थोड़ा अच्छा काम कर करके वो थनेल जो स्तन थे वो एकदम अच्छे शॉर्ट मस्त शॉर्ट। हाँ। तो जब गाय का सिलेक्शन करते हैं दोस्तों तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो थन है वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं तो टच करते हैं नीचे कभी कभी और उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि गाय का दूध भी अच्छा होना चाहिए और उसके जो थन है वो भी प्रमाण में छोटे होने चाहिए। तो ये बात हो गई रोग के बारे में। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे जो बछड़ियों का बाड़ा है, पूरी बछड़ी यहाँ पे रखी जाती है। एक आध दो और चीजें भी जाननी थी स्वामी जी की। एक गीर गाय जो होती है उसका औसतन लाइफ क्या होता है, कितने साल वो उसका आयुष्य कितने साल होता है? उसका आयुष देखिए तो 22 से 25 साल तक की उम्र रहती है। 22 से 25 साल का उम्र। तो 22 से 25 साल की उम्र में वो कितनी बार गाभिन होती है, कितनी बार ब्याती है? 2.5 से 3 साल के अंदर वो प्रेग्नेंट होने के लिए कैपेबल हो जाती है। मतलब 3 साल की होती है तब वो एक बच्चा देने के लिए। हाँ, 3.5 साल की होगी तब पहला बच्चा उसका होगा। उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन उसका पहले होना अच्छी चीज नहीं है। ओके। क्योंकि उसकी उम्र पुख्त होए और उसका बॉडी कंप्लीट होए उसके कैपेबल हो तभी होना जरूरी है। और बाद में उसका देखिए तो 15 लैक्टेशन बी फ्रैंक बहुत अच्छी तरह से आता है। और लास्ट लैक्टेशन में हम हमारी कैसी इच्छा है कि बच्चा लेते हैं, लेकिन मिल्क का बहुत हम आग्रह नहीं रखेंगे और बच्चा लेते रहेंगे। और उसकी लास्ट उम्र है वो आराम से सेवा से गुजरे, वो अच्छी चीज है। अब बात निकली है तो ये भी जानेंगे कि गुजरात में पर्टिकुलर गीर गाय के संवर्धन के लिए सरकार की ओर से और कुछ प्राइवेट ट्रस्ट की ओर से या कुछ गौशालों की ओर से किस किस प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि ये जो गीर वंश है उसकी हमें एक अच्छी से अच्छी औलाद मिले और वो लंबे टाइम तक टिके। हालांकि जाना जाता है कि गीर गाय जो है वो ब्राज़ील में ये हमें कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन गीर गाय का जो ब्रीड हमारे पास है तो उससे बढ़िया या तो उससे समकक्ष बोला जाए तो ऐसी जो ब्रीड ब्राज़ील वालों ने तैयार की है कि वहाँ पे कुछ 25-25 लीटर की जो कैपेसिटी है उस तरह की जो ब्रीड तैयार की गई है। तो वही ऐसे प्रयत्न या गुजरात में हम बोले या भारत में बोले तो किस प्रकार से हो रहे हैं आपके ध्यान में? ऐसा क्या चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे? हमारे पास अच्छी चीज तब उनके पास अच्छी हुई। हाँ, उनके पास अच्छी नहीं थी, हमारे पास से ही अच्छी हुई है। ये बहुत ये आपने जो भी चीज बोली स्वामी जी वो बहुत चिंतन के लायक चीज है कि हमारे पास थी और उसको तैयार किया। तो हम वो पैदा नहीं किया, उन्होंने पैदा नहीं किया। आपके वहां से हम इस गौशाला में से 3-4 चीज सिलेक्ट करके हम जहाँ भी रखेंगे तो सिलेक्टेड होगी। और वो क्योंकि यहाँ पूरा जनरल होता है, जनरल रेशियो देखा जाता है और वहाँ वो 4 सिलेक्टेड अच्छी करके लेके गए। तो उसका जो संवर्धन होगा तो वैसे ही होगा, तो वहाँ अच्छी होगी। हमारे वहाँ संवर्धन किया जा रहा है ही, हमारा नहीं किया जा रहा है वैसा नहीं, हमारे वहाँ भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे वहाँ ध्यान में नहीं आ रहा है। हमारा माइनस पॉइंट ये हम दूसरा का देखते हैं, हमें अपनी थाली में कितना लड्डू बड़ा है वो नहीं देखते, दूसरी बाजू वाली थाली में देखते कि इसके थाली में लड्डू बड़ा है। लेकिन हमारे पास है ही, हमें खाने मिला ही है। हमारे पास इतनी सारी बछड़ियाँ, इतनी सारी गैया, इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी कलर, काफी सारा एरिया का एक्सपीरियंस, काफी साल का एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन हमें वो लेने के लिए नहीं, वो बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। और उन्हें तो जरूरियात थी
इसलिए इसलिए बड़ा कर रहा है, बड़ा जैसे हमारी जरूरियात है, हमें जरूरियात है गैया का दूध की और ब्रीड की, हमें संवर्धन करना है, सबके लिए करना है, हमारे लिए भी करना है, दूसरे के लिए भी करना है, तो हम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए अच्छा हो रहा है। जो ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं रुकाना। आज मैं तो कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो खुद अपने हाथ में है कि हम कुछ सिलेक्टेड चीजें को लेके अगर उसको ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो हो बिल्कुल। जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रयत्न हो रहे हैं अभी, जैसे आप क्या जैसे क्या चीजें ध्यान में लेते हैं जब अच्छा संवर्धन होता है? अभी अभी देखिए ना, तो गवर्नमेंट ने भी अच्छा इसके ऊपर डिसीजन लिया, प्राइवेट गौशाला, धार्मिक गौशाला, ट्रस्ट की गौशाला जो होती है, ट्रस्ट की संप्रदाय की गौशाला होती है। एनडीडीबी की गौशाला, बहुत बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि इसके ऊपर काम कर ही रहे और हो ही रहा है। कितने लोग का ऑब्जर्वेशन करके किनके साथ आप ध्यान करके देख रहे हो, तब जाके पता चले। मिट्टी के नीचे सोना पड़ा है, मिट्टी हटाएंगे तो सोना दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पूरे गुजरात में अच्छी तरह से ब्रीडिंग हो ही रही है ही इतनी क्वालिटी वाली है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं, लेकिन देखने तो जाना पड़ेगा ना। अबू धाबी में बहुत अच्छी होटल है, देखने के लिए जाते, और देखने लिए जाएंगे तो उन्हें पता ही कैसे चलेगा। ऐसा है, देखने जाओगे तब पता चलेगा। सब गौशाला की विजिट करोगे, उसके अंदर क्या खासियत है, क्या उनके पास क्वालिटी है, वो देखेंगे तब जाके पता तो स्वामी जी, इस ब्लॉग के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य था कि हम अपनी देसी गाय के संवर्धन के बारे में किस तरह से जागरूक हो, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको भी थोड़ा बहुत पता चले कि गीर गाय का संवर्धन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि सब लोगों को देसी गाय में, पर्टिकुलर गीर गाय के बारे में बताया जाए। तो आज आपके साथ में बहुत अच्छी डिस्कस हुई, बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ गायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको गाय के बारे में कुछ भी जानना है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर डालिएगा। हम प्रयत्न करेंगे कि स्वामी जी से उसकी पूरी जानकारी जो है, उसके बारे में आपके जो सवाल है उसकी जानकारी हम कमेंट के थ्रू डालने का प्रयत्न करेंगे और आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो उस तरह के आपको आंसर देंगे। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट आप की जो ये खेतीबाड़ी गौशाला, काफ़ी चीज़ें आप नवीन कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और एग्रीटेक एक्सपर्ट को देखने के लिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा, जानते रहिएगा।